हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले इसके 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को विज़िट करिए ताकि आप एटम के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डीपली जान पाएँ। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एटम पूरी तरीके से फील हो पाए। आप अपने आँखों को बंद करें तो एटम आपको नज़र आना चाहिए। देखिए, एटॉमिक मॉडल में या एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमने कई सारे मॉडल स्टडी किए हैं, लेकिन एक मस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल जिसने एटॉमिक मॉडल के कह सकते हैं कि वर्ल्ड को या उसके पूरे रेंज को पूरी तरीके से चेंज करने का काम किया, वो आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल था। देखिए, इससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉडल और पढ़ चुके हैं जिसने एटम के लिए कुछ नए कंसेप्ट दिए। एटम इन रियलिटी थोड़ा कैसा होना चाहिए, इसका एक ओवरव्यू हमको दिखाया, वो था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने भी काफ़ी यूनिक चीज़ें हमें बताई, क्योंकि इससे पहले एटम की ऐसी शक्ल कोई नहीं सोचता था जैसा रदरफोर्ड ने सबके सामने रखा था। इससे पहले कोई एटम को पूरी तरीके से हॉलो इमेजिन नहीं करता था, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, हॉलो होता है। ठीक है ना, उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम उन मॉडल्स को देख चुके हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ दिक्कतें भी थी। वो दिक्कतें क्या थी? तो सबसे पहला आपको मैंने उसका ड्रॉबैक बताया था। पिछला लेक्चर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक का ही है। आप चाहें तो उस लेक्चर को विज़िट कर ये समझ लें कि रदरफोर्ड के मॉडल को क्यों डिस्कार्ड किया गया और क्यों हम बोहर के मॉडल को आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आप ज़रूर देखिए, तभी आपको बोहर के मॉडल का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। रदरफोर्ड ने देखिए, पहला जो उनके मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि मैक्सवेल थ्योरी के बाद उनके मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को लेकर बड़ी दिक्कतें थी। आप जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो मॉडल आपको दिख रहा है, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पहला ड्रॉबैक है। मैक्सवेल साहब के थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी का एमिशन करता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बाहर की तरफ एमिट हो रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा तो ये धीरे धीरे कर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से स्पाइरल फॉर्म पर क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा, जैसा कि आप डायग्राम में इस वक्त देख पा रहे होंगे। और एट लास्ट वो न्यूक्लियस पे जाकर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि अब आपका एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हुए और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इन रियलिटी तो ऐसा होता नहीं है। तो ये तो पहला ड्रॉबैक था। इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल के दूसरे ड्रॉबैक पर अगर नज़र डालें तो ये था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का एक रियल ओवरव्यू है। एक्सपेरिमेंटली अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर इस स्पेक्ट्रम को बनाना चाहें तो आपको एज इट इज़ ये वाला स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कि हाइड्रोजन शो करता है। लेकिन आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। यानी कि रियलिटी में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इनका स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए। क्योंकि रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी भी डिस्टेंस पर क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, गोल घूम सकता है, बस वहाँ घूमने लायक उसके पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे आपके रदरफोर्ड के मॉडल के, और इन दो ड्रॉबैक्स को अगर आप समझेंगे तभी आप बोहर्स के मॉडल को इम्पॉर्टेंस दे पाएंगे। दोनों ड्रॉबैक मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ आप विज़िट कर उन दोनों ड्रॉबैक को समझने की कोशिश करें, और उसके बाद हम लोग बोहर के आज मॉडल को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया गया था आपके नील बोहर के द्वारा। नील बोहर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके एटम के मॉडल को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का काम किया। उन्होंने सोलार मॉडल को ही आगे थोड़ा एक्सीड किया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। उन्होंने कुछ रूल्स में चेंज किए
और उन चेन्स ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को क्या कर दिया, दूर कर दिया है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल के उन ड्रॉबैक्स को दूर कर मॉडल को एक अलग रूप दिया या अलग फॉर्म दिया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो यहाँ पर बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम लोग शुरू करेंगे। दिस मॉडल इज़ गिवन बाय नील बोहर इन 1913। The important points of this model is as follow। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है, एटम इज spherical in shape which have maximum hollow part। तो पहला पॉइंट आपके बोहर ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि एटम एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, आपका हॉलो होता है, खाली होता है। ये पॉइंट तो रदरफोर्ड के मॉडल से ही मैच कर रहा है, क्योंकि बोहर को रदरफोर्ड के इस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने भी एज इट इज़ माना कि एटम सच में स्फेरिकल होता है और उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, हॉलो होता है। मैक्सिमम पार्ट हॉलो क्यों माना गया था, तो रदरफोर्ड ने इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया है। आप उस वीडियो को देखकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो एटम इज स्फेरिकल इन शेप विच हैव मैक्सिमम हॉलो पार्ट, और सेकेंड पार्ट भी उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल जैसा ही माना। एट द सेंटर ऑफ एटम ए पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इज प्रेजेंट which is known as न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि आपके एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहा करेंगे, न्यूक्लियस कहा करेंगे। तो न्यूक्लियस, अब आप थोड़ा आंखों को बंद कर इमेजिन करने की कोशिश करिए कि आपके पास एक एटम है, गोल एक स्फेयर है। आप ऐसा इमेजिन करिए जैसे एक प्लास्टिक का बॉल होता है जो पूरी तरीके से कवर्ड रहता है और अंदर उसके क्या होता है, हॉलो स्पेस होता है, और उसके सेंटर पे एक छोटा सा मार्बल और इमेजिन करिए। वो छोटा सा मार्बल किसका काम करेगा, न्यूक्लियस का काम करेगा। और वो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके बोहर ने क्या किया है, माना है। ये दोनों पॉइंट्स सेम हैं रदरफोर्ड के मॉडल की तरह। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने बताया, न्यूक्लियस इज rigid and dense, about 99.9% of mass present in nucleus of atom। तो देखिए अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस एक रिजिड और डेंस पार्ट होता है। अबाउट 99.9% जो आपका मास होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। एटम का अगर आप टोटल मास 100 किलो मानेंगे तो अबाउट 99.9 किलोग्राम कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी 0.1 किलोग्राम आपको एटम के अंदर नज़र आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक एटम आपको एक स्फेरिकल फॉर्म में बताया जाए, जैसे कि ये यहाँ पर है ना, और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का वेट 99.9 किलोग्राम होगा, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो हॉलो स्पेस है उसका क्या होगा, 0.1 किलोग्राम, और टोटल इस एटम का वजन क्या होगा, 100 kg। हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में माना है। आप ऐसा मत समझिए कि एटम 100 किलोग्राम का होता है। ये फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपका एटम 100 किलोग्राम का होगा तो उसमें से 99.9 किलोग्राम मास कहाँ पर रहेगा, आपके न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। चलिए, ये पॉइंट आपके रदरफोर्ड ने भी बताया था और ये पॉइंट आपके नील बोहर ने भी बताया है। इसको थोड़ा हम समझ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि न्यूक्लियस के पास एटम का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास होता है वहाँ पर, है ना। ठीक, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, हाइड्रोजन से ही समझ लिया जाए, है ना। ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले लें, इस पॉइंट के लिए हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि सच में
न्यूक्लियस क्या 99.9% मास रखता है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम, अभी देखिए इस समय तो हाइड्रोजन एटम जब हम मॉडल पढ़ रहे हैं उस समय के लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जैसे लोग पाए जाते हैं या क्या पाया जाता है। लेकिन ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर नए कंसेप्ट को यूज करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मान लिया है। अब चलिए कंपेयर करते हैं कि न्यूक्लियस का मास और इसका इलेक्ट्रॉन का मास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन हम ऐसे लिख दें, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए हम ज़रा कंपेयर कर कर देख लेते हैं एक दूसरे के मास को, ताकि हमें समझ में आए कि कौन कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू 10⁻27। हमने रेशो क्यों लिया है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कौन कितने टाइम्स ज़्यादा या कम है, ठीक। अपॉन में हम लोग 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 16.7 अपॉन 991 इंटू 10⁻31 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 31 में से 27 गया, कितना बचेगा 4। अब इस पॉइंट को भी आप इसमें एडजस्ट कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा 167 अपॉन 91 इंटू में 10⁻3। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो सबसे पहले तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ हम बगल में डिवीज़न कर लेते हैं 91 और 167, तो 1 टाइम्स जाएगा 91, और ये 1 उसके बाद 8 बार जाएगा 3 टाइम्स और 7, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.837 इंटू 10⁻3। 10⁻3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 837 आपका आ जाएगा। तो ये होगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो, यानी कि हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपको ये बात ऐसे समझ में ना आ रही हो कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, तो एक बात समझिए, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रॉन के मास से आपका प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को 1 किलोग्राम मानते हैं तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन 1837 किलो मानना पड़ेगा। ये बात एक चींटी और हाथी की हो रही है भाई, लगभग वैसा ही मामला है। 1837 किलोग्राम 1837 किलोग्राम ह्यूज मास है, जबकि उसके रिस्पेक्ट में 1 किलोग्राम नेग्लेजिबल है, आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं इतने बड़े मास के रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से कहा जाता है कि सारा का सारा मास कहाँ पर प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए यहाँ 837 किलोग्राम है और यहाँ पर 1 किलोग्राम है, तो आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 1837 अपॉन उसमें एक ऐड कर देंगे तो 1838 इंटू में 100 परसेंटेज निकालेंगे तो 99.9% मास न्यूक्लियस के अंदर ही आएगा। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा वजन कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर ही है। लगभग अगर आप पूरे एटम के मास का देखें
तो 99.9% मास आपको कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। तो 1 किलो वाली चीज़ बाहर घूम रही है और 1837 किलो अंदर अकेले बैठा हुआ है। एक चींटी बाहर घूम रही है और हाथी न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। दोनों के वजन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यही तो कहेंगे कि एटम के सारे मास को कौन बना रहा है, न्यूक्लियस ही बना रहा है। क्योंकि चींटी का रिस्पेक्ट आप ले तो सकते हैं, लेकिन आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं उसको, ठीक। तो ये बात तो हो गई थर्ड पॉइंट की। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। इस पॉइंट को, उस रिलेशन को थोड़ा याद रखिएगा, आपको आगे वो यूज़ भी आ सकता है। मास ऑफ प्रोटॉन 837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो थर्ड पॉइंट का ये एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है ज़रा समझिएगा, और उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर का पॉइंट है, ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in different orbits. Negatively charged electrons revolve around nucleus in different orbits, है ना। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। और इसके बाद उन्होंने थोड़ा, ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने चेंज किया, है ना, ठीक। इसके बाद का पॉइंट ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। इसी पॉइंट में, एटम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व इन एवरी ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि देखो एटम में ऑर्बिट तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन एटम हर ऑर्बिट में आपका चक्कर नहीं काटता है, वो हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है। तो फिर रदरफोर्ड से ये पॉइंट जो मिस हुआ था उसको बोहर ने कैसे ठीक करने का काम किया है। देखिए वहाँ पर रदरफोर्ड ने कहा था कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। अच्छा, बोहर साहब का कहना यह है कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अगल बगल ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं। ऑर्बिट होते इनफाइनाइट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में चक्कर नहीं काटता है। तो उनसे पूछा गया फिर वो किस में रिवॉल्व करेगा, अगर सब में नहीं घूमेगा तो किन में करेगा, कौन वो स्पेशल लोग होंगे। तो उन्होंने अगले पॉइंट में इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स in which angular momentum of electron is complete integral of h upon 2 पाई। तो ये उन्होंने कंडीशन लगाई। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स in which angular momentum of electron is complete integral of h upon 2 pi। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके आगे जो इस पॉइंट का पार्ट है उसको कवर कर लें। उन्होंने कहा दिस स्पेशल ऑर्बिट्स आर नोन एज शेल्स। इन्हीं स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ज़रा इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने ऊपर के पॉइंट नोट कर लिए होंगे, तो हम ऊपर के पॉइंट्स को रफ करते हैं और इस वाले पॉइंट को क्लियर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एंगुलर मोमेंटम और h अपॉन 2 पाई के कंप्लीट इंटीग्रल के फॉर्म में आने का मतलब क्या है। तो ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए अभी तक की जो बातें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर यहाँ बोहर के मॉडल में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस फिफ्थ पॉइंट को क्लियर करते हैं जो हमने नीचे लिखा है।
5th पॉइंट आपका क्या बता रहा है, ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए एक एटम है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये आपके रदरफोर्ड और बोहर दोनों ने बताया है। मान लेते हैं कि इस न्यूक्लियस से r मीटर की डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें v मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास हम m मान लेते हैं, m किलोग्राम। ये सिचुएशन अभी तक हम बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। देखिए एक बात और समझने की कोशिश करिए, बोहर के मॉडल में अगर आप थोड़ा इमेजिन करें कि ये एक 2D डायग्राम है बोहर के मॉडल का, है ना, ठीक। आप इस वक्त स्क्रीन पर बोहर के मॉडल का 3D व्यू देख पा रहे होंगे। आप देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या दिखाया गया है कि वो एक प्लेन पर घूम रहा है, लेकिन इन रियलिटी बोर्ड पर हम ऐसा 2D डायग्राम भी बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 2D डायग्राम कैसे 3D में चेंज हुआ। इन रियलिटी किसी भी न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस है, मेरा हाथ, इसको आप न्यूक्लियस इमेजिन करिए, तो इलेक्ट्रॉन उससे अगर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऐसे गोल घूम रहा है तो डिस्टेंस तो हमेशा 2 ही रखेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इसी प्लेन में घूमता रहे। वो अपने प्लेन को क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप थोड़ा इमेजिन करिए कि उसके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके घूमने का प्लेन लगातार इसके अगल बगल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आप स्क्रीन पर फिर से इस मॉडल को देखिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आप 2D प्लेन पर, क्योंकि बोर्ड पर तो आप सिर्फ 2D प्लेन पर ही इसको बना सकते हैं, 2D डायग्राम इसका बना सकते हैं, लेकिन आप इत्मीनान से इस डायग्राम को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि इन रियलिटी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट करता रहता है। तो हम लोग ज़रा यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये रोटेट कर रहा होगा। थोड़ा वो 3D डायग्राम अगर आपके दिमाग में आया होगा तो समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से इसके अगल बगल रोटेट कर रहा होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, इस पॉइंट को हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले तो हम इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। चलिए एंगुलर मोमेंटम को J से रिप्रेजेंट किया जाता है और J इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल। तो हमारा एक्सिस किसके अबाउट आपका ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इस न्यूक्लियस के अबाउट, वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r, ठीक। ये वेलोसिटी यहाँ रही और ये आपका डिस्टेंस यहाँ रहा, इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ये मोशन ऐसे कर रहा है और ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। अच्छा, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है mv, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो आपको यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा, J इक्वल mv/r। चलिए एंगुलर मोमेंटम तो हमने क्लियर कर लिया, ये वाला पॉइंट हमको मिल चुका है। एंगुलर मोमेंटम आप इस इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं क्योंकि आप इसका रेडियस जानेंगे, इसका वेलोसिटी आपको पता होगा कि इस जगह पर कितना होगा, और ये आपका क्या है, मास है। मास, वेलोसिटी और रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। दूसरी बात h/2π, ये चीज़ क्या है, तो h को प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है और 2π आप जानते हैं न्यूमरल कांस्टेंट्स हैं ये सब। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ली जा सकती है और h को प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू अभी क्या होती है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब इस पॉइंट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आपके बोहर ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो इस ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है या नहीं काट सकता है, वो उसमें रिवॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ तो हमने एक शेल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस आपका सेंटर में हो गया, उसके चारों तरफ कितने शेल्स होते हैं या कितने ऑर्बिट्स होते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, ऑर्बिट की कमी ही नहीं है, ठीक। चलिए हमने यहाँ पर मान लो ये जो हमको पहला ऑर्बिट दिखाया गया, मैंने इसके बारे में सोचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया।
यहाँ इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय आर। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था उसका लिया मैंने और उसको h/2π से क्या कर दिया, डिवाइड। जैसे ही h/2π से डिवाइड किए हम, मुझे आंसर मिला 0.6। तो अब बोहर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर नहीं रिवॉल्व कर सकता है। उनका कहना था कि एंगुलर मोमेंटम और h/2π का रेशो जो है वो क्या आना चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रल आना चाहिए। या तो यहाँ पर 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता तो रिवॉल्व कर लेता। चलिए मैंने ये जान लिया कि यार इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं घूम सकता, तो चलिए इसके बाद हम इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसका भी न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक, इसकी भी यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन का मास तो m होगा ही होगा। हमने फिर से इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया, अब की बार यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया है और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को फिर से मैंने h/2, ये तो कांस्टेंट ही है, h/2π से डिवाइड किया तो अब की बार मुझे वैल्यू मिली 5। बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले ऑर्बिट में घूम सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आपके बोहर का कहना था कि अगर एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π के रिस्पेक्ट में एक कंप्लीट इंटीग्रल हमें दे दिया करे तो आप उस जगह पर इलेक्ट्रॉन को घूमने की इजाज़त दे सकते हैं। यही बोहर का ये वाला पॉइंट कहता है। मतलब आज के बाद हम रदरफोर्ड के जैसे ये नहीं मान लिया करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किसी भी जगह पर चक्कर काट सकता है, बल्कि हम ये मानेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं जगहों पर घूम सकता है जहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम का h/2π के साथ रेशो क्या आया करेगा, एक कंप्लीट इंटीग्रल आया करेगा। अगर फ्रैक्शन आया तो इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक, ये पॉइंट आप अगर क्लियर कर लें तो हमें चीज़ें थोड़ा और क्लियर वे में समझ में आने लगेंगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को, हम इन डायग्राम्स को मिटाकर इस पॉइंट के नीचे एक बात लिख सकते हैं। इसी पॉइंट के नीचे हम लोग को एक बात लिखना है कि अगर आप इसी पॉइंट, देखिए इस पॉइंट के नीचे का पॉइंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ये डायग्राम बना देंगे इसी पॉइंट के नीचे आप, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अगर आप एंगुलर मोमेंटम को h/2π से डिवाइड करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। हम मान ले रहे हैं वो क्या होगा, n, और ये n क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रल होना चाहिए। अच्छा, h/2π को उधर भेज दीजिए तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं mvr = nh/2π, वेयर आपको ये जानना जरूरी है कि n है क्या। n को यहाँ कहा जाता है एनर्जी लेवल और नंबर ऑफ शेल, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अप टू n। n मतलब कोई भी एक नंबर, लेकिन ये नंबर क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रल होना चाहिए। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट फॉर्म्स रख सकते हैं। आप इन्फिनिटी तक के नंबर रखिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन मत रखिए, 2.5 मत रखिए, 3.8 मत रखिए, 100.6 मत रखिए, आप 1 लाख रख दीजिए। कंप्लीट नंबर है 1 लाख, है ना, ठीक, आप इसको यहाँ पुटअप कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रैक्शन यहाँ नहीं रखना है। बोहर ने कहा यहाँ फ्रैक्शन रखने की इजाज़त नहीं है। जब तक आप mvr को इंटीग्रल पाया करेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रॉन उस शेल में क्या कर सकता है, उस ऑर्बिट में क्या कर सकता है, घूम सकता है। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है उन्हीं स्पेशल ऑर्बिट्स को बोहर ने क्या नया नाम दिया, शेल नाम दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक एटम में ऑर्बिट्स कितने होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। उनमें से क्या सभी ऑर्बिट शेल होते हैं, नहीं, है ना, ठीक, आपके सभी ऑर्बिट शेल नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। उन ऑर्बिट्स में से कुछ ही ऐसे स्पेशल होते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि ऑल ऑर्बिट्स आर नॉट शेल, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू है, और शेल्स आर ऑर्बिट, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा है उन्हीं ऑर्बिट को हम स्पेशल क्या कहते हैं, स्पेशली नाम दे देते हैं शेल। तो अगर कोई पूछे कि शेल्स क्या होते हैं, तो टाइप ऑफ ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता है। बात ध्यान रहेगी। ये 5th पॉइंट था आपका। 5th पॉइंट के बाद अगला पॉइंट उनसे सुनिएगा।
अब हमें पता है कि एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन उन ऑर्बिट्स के बीच बीच के ही कुछ लोग होते हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा समझिए। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, 5th पॉइंट, और उससे रिलेटेड ये फार्मूला, ठीक है ना। उसके बाद जरा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इस फार्मूले में और कौन लोग क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। आपका m क्या है, तो वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद याद रखना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद आपका v, ये आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से चल रहा है ये आपको पता चलेगा। r, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस से डिस्टेंस। उसके बाद आपका h को कहा जाता है प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको खुद ही याद रखनी है, जो कि होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। तो ये इस फार्मूले से रिलेटेड सारे लोग हैं, ठीक। आगे हम इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, चेक करेंगे, लेकिन अभी तो हम जरा बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट्स कंप्लीट कर लें। 5 पॉइंट्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और 5 पॉइंट के बाद अब जरा हम लोग आगे प्रोसीड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, फार्मूले में कौन क्या है ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब एक एटम का एक ओवरव्यू अगर आपके मन में हो तो ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक एटम है, तो उसके अगल बगल बहुत सारे शेल होंगे, ठीक। ऐसे कंटिन्यूअस वे में बहुत सारे शेल होंगे, लेकिन देखिए मैं कुछ को हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये हाईलाइटेड वालों पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्बिट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बोहर ने कहा कि सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिसमें उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का क्या मिले, कंप्लीट इंटीग्रल मिले, ठीक। तो देखिए ये जो हाईलाइटेड हैं ये कंप्लीट इंटीग्रल वाले हैं। ये मान लीजिए n इक्वल क्या है आपका 1 है, ये n इक्वल क्या है 2 है, ये n इक्वल क्या है आपका 3 है। बाकी ये जो डॉट या कम डार्क लाइन है ये फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़ हैं। मान लीजिए 0.5 है, 0.8 है, ये 1 और 2 के बीच में है तो 1.6 है, ये 2 और 3 के बीच में है तो इसको हम मान लेते हैं 2.5 मान लेते हैं, या 2.1 मान लीजिए, फ्रैक्शन में रहेगा, है ना। 3 के बाद वाला है तो 3.8 मान लिए, कुछ भी मान लिए। तो कुल मिलाकर इन कम डार्क लाइंस में फ्रैक्शन आ रहा है n के लिए, तो इन फ्रैक्शन वालों में इलेक्ट्रॉन घूमने वाला नहीं है। जैसे ये आपका फ्रैक्शन है 2 और 3 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट, हम n इक्वल क्या मान लेते हैं 2 पॉइंट मान लो 6। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि बोहर का कहना है इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में रिवॉल्व कर सकता है, जो n आपको कंप्लीट इंटीग्रल के फॉर्म में मिलते हों। तो ये एक ओवरव्यू आपके मन में आया। इसका मतलब ये है कि आप न्यूक्लियस के अगल बगल बहुत सारे ऑर्बिट तो पा सकते हैं, लेकिन शेल कुछ ही गिने चुने होंगे, है ना, ठीक। वो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ सारे ऑर्बिट सेल नहीं हो सकते हैं। तो हम इन ऑर्बिट्स को यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट में तो आपका इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है नहीं। देखिए हमने ऑर्बिट्स हटा दिए तो आपको शेल्स के बीच में क्या नज़र आने लगेगा, गैप नज़र आने लगेगा, जो कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में होना भी चाहिए, है ना। जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल कैसा था, कंटिन्यूअस था, यानी कि उनमें तो रिंग्स लगातार फॉर्म होते थे, जबकि बोहर के मॉडल में उन्होंने ऐसा कंडीशन लगा कर रखा था जिस वजह से शेल्स के बीच में क्या मेंटेन हो रहा था, गैप मेंटेन हो रहा था। बीच वाले जो भी अनकंडीशनल लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब आपके पास मॉडल में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि 5th पॉइंट से हमने सीखी है, ठीक। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, 6th पॉइंट इनके मॉडल का देखते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए अगला पॉइंट 6 नंबर का हम लोग देखते हैं। तो 6 पॉइंट क्या है ज़रा देखिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन shells do not emit
डू नॉट एमिट दी एनर्जी। देखिए बोहर के 5 पॉइंट्स के बाद उन्होंने 6 पॉइंट पर डिस्कशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल शेल्स में पाए जाते हैं, देखिए हमने देखा न्यूक्लियस के अगल बगल ऑर्बिट्स इन्फिनाइट नंबर के होते हैं। ऑर्बिट्स की तो काउंटिंग आप कर ही नहीं सकते हैं, इतने सारे होते हैं, लेकिन उनमें सारे के सारे ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के रहने लायक नहीं रहते हैं। उनमें से जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट इंटीग्रल होता है, उन्हीं में सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमता है, उन्हीं में रिवॉल्व करता है, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग शेल कहते हैं। और आपके बोहर ने कहा कि इन शेल्स में रहता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी का एमिशन खुद ब खुद नहीं करता है ना। तो अब एक बात यह है कि बोहर के इस रूल के आने के बाद कई सारे सवाल मन में खड़े होते हैं। अगर एनर्जी का एमिशन नहीं करता है तो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है? क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एनर्जी बेस एक क्वांटिटी है, यानी कि हाइड्रोजन एटम से निकलने वाले एनर्जी आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर वाइट कलर की लाइनें बनाते हैं और उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आप समझिए जैसे एक हाइड्रोजन का सैंपल यहाँ पर रखा हो, इसके अगल बगल आप चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट्स लगा दें और यहाँ से हाइड्रोजन एनर्जी जो एमिट करता है वही एनर्जी की लाइंस इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको दिखाई देती हैं। अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइनें ऐसे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिल जाएंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन नहीं करता तो फिर हमें ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे मिल रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन बोहर ने किया। उस एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले हम जरा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे आपको एक्सप्लेनेशन समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। एक सिस्टम समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप खुद को इमेजिन करिए एज अ इलेक्ट्रॉन। आप मानिए कि आप खुद एक इलेक्ट्रॉन हैं और आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका क्या है? शेल है। यानी कि इस वक्त आप अपने शेल में हैं और आप अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रखिए। आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा, आपने पापा से लेकर रखा होगा पॉकेट मनी या किसी से भी, उसको अपने पास का आप क्या मानिए? एनर्जी मानिए। अच्छा, इस उम्र में रहते हुए हम लोग अपना पैसा जल्दी नहीं खर्चा करना चाहते हैं क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है ना। तो जो पॉकेट मनी एक बार मिल गया उसको हम स्टोर कर रखना चाहते हैं। अभी हम अपने घर में हैं, अपने शेल में हैं, तो हमें एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें खाना खाना है तो उसके लिए पिताजी खर्चा करेंगे, पापा हमारे उसका जो भी रहेगा इंतजाम करेंगे। वो हमें अगर कुछ भी खरीद कर लाना है उसके पैसे भी पापा पे करेंगे। जो हमारे पॉकेट मनी में पैसा है क्या उसको हम खर्चा करेंगे इन सब कामों के लिए? खाना खाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए? वो सब तो आपके पापा पे करेंगे। यानी कि अपने घर में रहते हुए हमें एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता है, हमें अपना एनर्जी क्या रखना पड़ता है? सेफ। चलिए अब बात समझिए कि मान लीजिए आपको अपने घर से मामा के घर जाना है, ठीक है ना। अच्छा, आपके घर और मामा के घर का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो आप उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? पैसे। ठीक भाई, पक्की बात है। अगर आपका घर, आप एग्जाम्पल के लिए मानिए कि ये आपका शेल है, यानी कि आपका होम है, ठीक है ना, और यहाँ आप हो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। आपको आपके मामा के यहाँ जाना है ना, ठीक। और मामा के यहाँ जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमें पता चला कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता है वो लगता है 100 रुपीज़, ठीक है ना। और 100 रुपीज़, और आप जब यहाँ थे तो आपके पॉकेट में थे 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ तो आपका खुद का एनर्जी है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ चाहिए। जब तक आपको कोई 100 रुपीज़ नहीं देगा, क्या आप अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको 100 रुपीज़ पे कर दिए। 100 रुपीज़ पे करने के बाद आप अपने मामा के यहाँ पहुँच गए, लेकिन क्या आप वहाँ ज़िंदगी भर रहेंगे? क्या भाई, हम रिश्तेदारी जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ ज़िंदगी बिताने जाते हैं। कुछ समय के लिए जाएंगे, कुछ दिन तक रहेंगे,
क्योंकि आप ज़्यादा दिन रुके तो फिर रिश्तेदार भगाने के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो पक्की बात है कि वहीं तक अपनी रिस्पेक्ट भी है कि हम जाएं और 2-4 दिन के अंदर वापस चले आएँ, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी वहाँ से वापस तो आना ही पड़ेगा, आपको अपने मामा के घर से अपने रियल घर में तो वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल होम है ना, ठीक। तो वहाँ से वापस आने के लिए फिर आपको क्या चाहिए, 100 रुपीज़ चाहिए। वो 100 रुपीज़ आपको कौन पे करेंगे, आपके मामा पे करेंगे, ठीक है ना। हम वहाँ से जब वापस आने लगेंगे तो फिर पैसे हमें दिए जाते हैं। अच्छा, रिश्तेदारी में पैसे जब दिए जाते हैं तो बड़े शालीनता से हमें उसके लिए मना करना पड़ता है, भले लेने का मन हो, है ना, ठीक। लेकिन उस समय तो हमें थोड़ी तहजीब दिखाते हुए कि अरे नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत है ना, ठीक, मना करते हैं हम लोग, है ना, ठीक। लेकिन फिर भी अंदर से तो मन रहता ही है कि पैसे मिल जाएं तो ज़्यादा ही सही है। आपके रिटर्न्स की गारंटी आपके मामा लेते हैं और वो आपको पैसे देंगे और आप अपने घर क्या चले आएंगे, वापस चले आएंगे। क्या इस पूरे प्रोसेस में आपके 20 रुपीज़ पर कोई इफेक्ट आया या आपका 20 रुपीज़ खर्च हुआ? जवाब है नहीं। आपका 20 रुपीज़ सेफ था और उसको आप सेव कर लेकर गए और सेफ वापस ले आए, क्योंकि आपको पूरे प्रोसेस में एनर्जी कहीं लेना देना ही नहीं पड़ा, है ना, ठीक। अपना खुद का एनर्जी तो नहीं खर्च करना पड़ा, आप दूसरों के एनर्जी के भरोसे गए और दूसरों के एनर्जी के भरोसे वापस आए, ठीक। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा अपने माइंड में फिक्स रखें तो हम यहाँ पर चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी फॉर्मेशन को या एनर्जी के एमिशन को थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस छठे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन शेल डू नॉट एमिट द एनर्जी, they only emit energy when they get from others। तो वो एनर्जी का एमिशन तभी करेंगे जब उनको किसी से एनर्जी मिलेगी। चलिए इसको हम अब उस जो एग्जाम्पल को हमने अभी समझा था उसको यहाँ अप्लाई कर देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगल बगल ये आपका पहला शेल है, इसके बाद ये मान लीजिए दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वाला, और ये आपके शेल्स हैं। मान लीजिए ये n=1 है, यानी कि पहला सेल कंप्लीट इंटीग्रल के फॉर्म में बोहर के अकॉर्डिंग, ये आपका n=2 है और ये आपका n=3 है। हम एज्यूम करते हैं कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, 10 जूल, और यहाँ कितना है 20 जूल, और यहाँ कितना है 30 जूल। अभी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है पहले शेल में, यानी कि कितने एनर्जी के साथ, 10 जूल के एनर्जी के साथ। आप ये जो अगले शेल्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन के रिश्तेदारों का घर आप मान सकते हैं, मामा का घर मान सकते हैं, अंकल का घर मान सकते हैं, जिसका आपको मानना है आप उसको एज्यूम कर चल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अगर अपने घर से अपने रिश्तेदारों के घर में जाना है तो इसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी 10 पर है। 20 में जाने के लिए इसे 10 जूल की एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एक बात और समझिए, बोहर ने हमें यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन हर टाइप की एनर्जी एमिट नहीं करता है, क्योंकि आप अगर इसको 5 जूल की एनर्जी देंगे, जैसे देखिए यहां से 5 जूल की एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन को मिला, तो 5 + 10 15 उसको बीच में कहीं लाकर छोड़ेगा ना। और हम तो पढ़ चुके हैं कि 1 के बाद सीधा वो कहां पर रहेगा, कंप्लीट इंटीग्रल 2 में। 1.5 में नहीं रह सकता है, 1.8 में नहीं रह सकता है। भाई आपके घर और आपके मामा के घर के बीच में तो बहुत सारे घर आते हैं, लेकिन क्या आप किसी के भी घर में घुसकर कहते हैं कि स्वागत करो हम आ गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक। हम तो बस अपने घर से निकलेंगे, कहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मामा के घर जाने के बारे में सोचेंगे। अगर आपके पिताजी ने 100 रुपीज़ की बजाय आपको 50 रुपीज़ दिया है तो मतलब आपको आधे रास्ते पर ही वो गाड़ी वाला उतार देगा। क्या आप अपने घर से अपने मामा के घर को जाने के लिए तैयार होंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसे इनफ नहीं है आपको वहाँ तक पहुँचा पाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ मल्टीपल्स में एनर्जी लेगा, मतलब एक स्पेशल टाइप की एनर्जी लेगा। कौन कौन सी एनर्जी ले सकता है? ये 10 जूल एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 10 को 10 मिलेगा तो वो 20 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये 20 एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि 10 को जब 20 मिलेगा तो 20 + 10 30 जूल बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप कर थर्ड स्टेट में आ जाएगा, थर्ड एनर्जी लेवल में आ जाएगा।
आप इसको 30 दे सकते हैं, क्योंकि 30 + 10 40 होगा, आप 4th में आ जाएंगे। लेकिन आप इसको 8 नहीं दे सकते हैं, आप इसको 25 नहीं दे सकते हैं। अब आपको 10 के मल्टीपल में ही इसको एनर्जी देना पड़ेगा। एक बात और समझिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 10 20 30 लेकर चला हूँ। इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल एनर्जी क्या होती है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बता कर रखा है कि यहाँ फर्स्ट में 10 जूल है, सेकंड में 20 जूल है, थर्ड में 30 जूल है। नहीं, आप ऐसा समझ लें कि सच में इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ओरिजिनल एनर्जी के फॉर्मूले हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास रियलिटी में कितनी एनर्जी होती है। चलिए, एक बात यहाँ से क्लियरली आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है। इस फर्स्ट एनर्जी लेवल से अगर उसको सेकंड में जाना है तो उसको 10 जूल चाहिए, थर्ड में जाना है तो उसको 20 चाहिए, लेकिन इससे कम ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। अगर उसको 12 दिया जाए तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि 12 दें तो वो 2 को ना यूज करे और सिर्फ 10 को यूज कर 22 जूल वैसे होता है, तो वो आपका यहाँ तक आ जाए और 22 में से 2 को छोड़ दे और 20 का सिर्फ यूज करे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर पाता है। उसको जितना एनर्जी मिला है वो पूरे का यूज करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी एमिट भी करेगा। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिए यहाँ से कोई एनर्जी लेवल आया, कोई एनर्जी आया और उसकी एनर्जी थी 20 जूल। क्या 20 जूल को ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? आप सोच कर देखिए, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 20 + 10 30 होगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सीधा कहाँ भाग आएगा? थर्ड एनर्जी लेवल में। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? तो वो है 30 जूल। लेकिन मैंने कहा था ना, आप मेहमानों के घर में जाकर ज़िंदगी नहीं बिताने वाले हैं, ठीक? वहाँ कुछ देर रुकेंगे और वहाँ से क्या होगा, अपने घर वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ इज्जत तभी तक मिलेगी जब तक आप कम समय तक रहेंगे, है ना। ज़्यादा समय बिताएंगे तो दिक्कत वाली बात है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। बस इतनी देर वहाँ रुकेगा और वहाँ से अपने ओरिजिनल शेल में वापस। अच्छा, यहाँ रहने के लिए तो उसको सिर्फ 10 जूल चाहिए, लेकिन उसके पास तो 30 है, तो उसने जो 20 एक्सेप्ट किया था, अब इस 20 को वो क्या कर देगा? एमिट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 20 जूल का क्या हो गया? एमिशन। और यही एमिशन लाइन हमको स्पेक्ट्रम पर मिलेगी लाइन के फॉर्म में, है ना। बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया कि देखिए, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं मिलेगा। ये 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोहर के मॉडल का। इस पूरे पॉइंट को हम लोग फटाक से समराइज करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन कभी भी खुद की एनर्जी एमिट नहीं करता है। वो एनर्जी तभी एमिट करता है जब उसको कहीं से एनर्जी मिले। जब उसे एनर्जी मिलती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट कर वो हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे करता है और वहाँ से वापस आते वक्त एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप इसको क्लियरली समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एनर्जी का एमिशन इतना सिंपल नहीं है जितना पहले के साइंटिस्ट समझते थे। बोहर ने इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि भैया, आप एनर्जी का एमिशन सिंपल समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर खेल कुछ और चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पाते हैं तो एमिशन से पहले बहुत सारी कहानी हो चुकी होती है। और वो कहानी क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉन पहली बात तो नखरे दिखाता है, कहता है कि हम भैया हर टाइप की एनर्जी को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी देंगे जिससे कि हम अपने हायर एनर्जी लेवल्स, कंप्लीट इंटीग्रल वाले शेल्स में पहुंच सकें। हम सिर्फ उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं जो इनको हायर एनर्जी लेवल यानी कि अगले कंप्लीट शेल्स तक पहुंचा सकें। अगर आप इसको ऐसी एनर्जी दें जो इसको 2.8 तक लेकर आए तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऐसी एनर्जीज को एक्सेप्ट करेगा जो उसको 1 से 2 में ले आए, 3 में ले आए, 4 में ले आए, 5 में ले आए, कंप्लीट इंटीग्रल्स में ले आए। उस स्पेशल टाइप की एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जहां उसको जाना होगा, मान लीजिए उसको एनर्जी ऐसी मिले कि वो 7th एनर्जी लेवल तक जा सकता है, तो उठकर चला जाएगा वहां, लेकिन सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा और उसके बाद अपने घर वापस, और वापस आते वक्त क्या करेगा? वो एनर्जी का एमिशन करेगा जो उसने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि अपने घर में रहने के लिए उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है क्या? इस पॉइंट को आप समझ पाए हैं? इसको हम लोग नीचे और लिखेंगे भी, लेकिन 6th पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 6th पॉइंट के अगले जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे व्हेन
electron get special amount of energy which excite the electron to the higher energy level, then electrons get transferred to higher energy levels and stay there for 10 to the power minus 8 seconds, 10 to the power minus 8 seconds, and get back to its initial energy level by emitting the absorbed energy। तो ये पूरी बात आपके बोहर ने समझाई। 6 पॉइंट का ये पूरा समराइजेशन है। उन्होंने कहा कि when electron get special amount of energy which excite the electron to the higher energy level, then electron get transferred to higher energy level and stay there for 10 to the power minus 8 seconds and get back to its initial energy level by emitting the absorbed energy। अब इसका हिंदी मतलब समझ लिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश ही है ना। तो बात यह है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल में रहता है, जब उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी लेवल मिलती है, एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कर कर किसी हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, जिस एनर्जी लेवल में जाने लायक उसको एनर्जी मिली होगी, वहाँ 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक रुकता है। रुकने के बाद वापसी मारता है अपने इनिशियल स्टेट में, और वापस आते वक्त वो फिर एनर्जी का क्या करता है, एमिशन करता है। और इसीलिए हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले पॉइंट का क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप यहीं पर समझ लीजिए कि बोहर के मॉडल से आप रदरफोर्ड के दोनों जो डिमेरिट्स थे उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात कि आपका इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लॉस नहीं करता है, यानी कि शेल्स में रहते हुए वो खुद की एनर्जी को लॉस नहीं करता है। तो जब लॉस नहीं करेगा तो वो कभी भी कहाँ जाकर नहीं गिरेगा, न्यूक्लियस पर जाकर नहीं गिरेगा। जो हमने पहला डिमेरिट पढ़ा था वीडियो के स्टार्ट में ही, है ना, ठीक। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गोल गोल घूमते हुए नीचे गिर रहा था। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है ये पहला डिमेरिट था, है ना। और अब ये वाला डिमेरिट बोहर के मॉडल से आप दूर कर सकते हैं। क्यों दूर कर सकते हैं? क्योंकि बोहर ने कहा है कि सेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन्स खुद के एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं। तो ये तो पहला डिमेरिट दूर हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस पर गिरेगा नहीं तो एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। दूसरा डिमेरिट क्या था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूअस आना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में डिसकंटिन्यूअस आता था। अब आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैप गैप पर रहता है ना, और स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है। तो आपको सिर्फ स्पेशल लाइन से मिलेंगे गैप गैप पर, लगातार लाइनें नहीं मिलेंगी, क्योंकि लगातार लाइनों में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बोहर ने अपने मॉडल से आपके रदरफोर्ड के दोनों मॉडल को क्या, दोनों डिमेरिट्स को क्या किया है, दूर किया है। और अब आप इजीली ये समझा सकते हैं कि एक एटम कैसे स्टेबल रहता है और आपका जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है। भाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन करेगा नहीं, खुद की एनर्जी लॉस करेगा नहीं, तो वो कभी भी न्यूक्लियस पर जाकर गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो पक्की बात है आपका एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन हो गया। और दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन हर डिस्टेंस पर रह नहीं रहा है, एक स्पेशल डिस्टेंस पर ही वो रह सकता है, स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी को सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, तो स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी को एमिट भी करेगा। तो एमिशन लाइन भी तो स्पेशल डिस्टेंस पर ही होंगे, क्या कंटिन्यूअस डिस्टेंस पर होंगे क्या? जवाब है नहीं, है ना। तो इस तरीके से सेकेंड डिमेरिट भी आपका क्या हो गया, दूर हो गया। इसे हम बोहर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपको ईजिली इन चीज़ों को समझा सकता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एक न्यूक्लियस के अराउंड
स्टेबल फॉर्म में रोटेट करता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बोहर ने बताए हैं। इनके मॉडल को अगर समराइज़ किया जाए तो अब एटम को आप आंखें बंद कर कर इमेजिन करने की कोशिश करिए। आप एक काम करिए, मैं पॉइंट्स रिकॉल करता हूँ और आप आंखों को बंद करिए और देखिए कि क्या आप एटम का इमेज बना पाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एटम एक स्फेरिकल शेप का कह सकते हैं कि स्फेरिकल शेप का एक एलिमेंट है जिसके सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है और उसके अराउंड न्यूक्लियस क्या करता रहता है, चारों तरफ रोटेट करता रहता है हर एक डायमेंशन में, है ना। ठीक, पूरे स्पेस में वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है एक फिक्स डिस्टेंस पर। उन इलेक्ट्रॉन्स के रोटेट करने का फिनोमिना उन्होंने समझाया था कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करता हुआ इस तरीके से मान सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में रहते हैं, हर ऑर्बिट में नहीं रह सकते हैं। इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में रहते हुए कभी भी एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं। इसीलिए आपका एटम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और इन सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर कर आप रदरफोर्ड के डिमेरिट्स को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग आप एटम की एक शक्ल तैयार रखिएगा अपने मन में। अगले लेक्चर में हम लोग बोहर के मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर काम करेंगे, उन फार्मूलों पर काम करेंगे जो इन्होंने हम लोग को एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, तो बाकी का हम लोग अगले लेक्चर में रखते हैं। आज के लिए इतना ही।